नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे हैं, जहां बीजेपी पदाधिकारियों ने उनका जोरदार भव्य स्वागत किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी 51वें निर्माण दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जिस दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सीएम धामी के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई। हरिद्वार वो पहुंचे, 51वें निर्माण दिवस कार्यक्रम में वो शामिल हुए। यहाँ पर फूलों की बरसात के साथ उनका स्वागत हुआ, उन्हें पटका पहनाया गया और यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से और यहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था उन लोगों की तरफ से एक भव्य स्वागत किया गया और बड़ी शालीनता से सीएम पुष्कर सिंह धामी आगे बढ़ते हुए इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए दिखाई दिए। महिलाओं ने उनका स्वागत किया और हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी दिखाई दिए। हरिद्वार की ये बेहद ही दिलचस्प तस्वीरें हैं और बुके देकर यानी पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत हुआ। पटका पहनाया, एक महिला आई, उन्होंने पटका पहनाया, किसी ने पुष्पगुच्छ दिया और ये लगातार होती पुष्पों की बरसात, पुष्प वर्षा, ये जाहिर तौर पर ही दर्शा रही है कि सीएम धामी के यहाँ पर पहुँचने पर लोगों में कितना उत्साह और जोश भर गया। तो वही बागेश्वर से खबर है। बागेश्वर के कपकोट में 8 किलोमीटर सड़क की मांग को लेकर जन आक्रोश सड़कों पर उतर आया। फुलवाड़ी, फलाचौरा और खालीधार सड़क की मांग को लेकर ग्रामीण पिछले 1 महीने से आंदोलन पर अड़े हैं। मांगे पूरी नहीं होने पर हजारों ग्रामीणों ने बागेश्वर में जन आक्रोश रैली भी निकाली और जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने साफ किया कि अब आश्वासन या भरोसा नहीं, सड़क का निर्माण ही चाहिए। वहीं प्रशासन का ये कहना है कि मामला शासन स्तर पर है और निर्देश मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। परिवर्तन अगर ऊपर वाला आदमी इसी टाइप का सोच कर मिलेगा तो कभी नहीं होगा परिवर्तन। लिख के ले लो, इसी ये तो लिख के ले लो, कुछ नहीं है। आगे की रणनीति क्या होगी? मैंने कोई लीडरशिप पॉलिटिक्स नहीं करना है, मैंने अपने बच्चों को जागरूक करना है कि कैसे डेवलप होगा। कैसे जैविक खेती का आया ना पेपर में कल, जैविक खेती क्या है करके मुंह जाया बग दिया, वो क्या कर दिया। जैविक क्या चीज है इनको पता नहीं नेता लोगों को। घर में 80 साल का आदमी है क्या जैविक खेती कर सकता है क्या? आप बोलिए कुछ। जैविक खेती के लिए भी सब चीज चाहिए ना, वही चीजें चाहिए जो हमारे माँ बापों ने छोड़ लगा था। गाय चाहिए, बकरी चाहिए, भैंस चाहिए, गाय समझ, गोबर चाहिए, खाद चाहिए, बैल चाहिए, हल चाहिए, हल बांधने वाला चाहिए, खेत चाहिए, तब जैविक खेती नया नियम निकलेगा। ये जो आंदोलन है ये अब परिवर्तनकारी आंदोलन है। ये उन तमाम जनप्रतिनिधियों के लिए जो आने वाला वक्त है, जो आने वक्त के चुनाव है, उस चुनाव के लिए उनके लिए एक चैलेंज होगा, क्योंकि अब जनता जो है मौक दर्शन नहीं मिलेगी, माला लेकर के नहीं आएगी। अब कतई आज तक हमने बहुत मालाएं डाल दी हैं, बहुत निवेदन कर दिया है। कानपुर की जनता जो है बहुत भोली भाली है और बहुत अपना जितने भी क्या बोलते हैं हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनका सम्मान करती है, तहे दिल से सम्मान करती है। पर अब ये ऐसा वक्त आ गया है कि ये सम्मान का वक्त अब चला गया है। अब ये एक नजीर बनेगा कपकोट का जो फुलवाड़ी का जो संघर्ष है, ये पूरे विधानसभा के लिए नजीर होगा। ऐसा नजीर होगा कि आने वाले समय में कहीं पर से भी अगर आंदोलन की अगर गूंज उठेगी तो वहां पर तत्काल काम होगा। स्वाभाविक रूप से अपने कपकोट विधानसभा के अंदर जो मैं लगातार कहता हूं कि 10 बार जो ग्राम पंचायतें हैं आज वो सड़क से महरूम है, और उसी का परिणाम है जो जन आंदोलन आज हमारे कलेक्ट्रेट सभागार में यहाँ उपस्थित हुआ है। और दुर्भाग्य से मैंने इस विषय के संबंध में लगातार जो मॉनिटरिंग करी क्षेत्र की, तो मुझे ये पाया गया कि जो हमारी जो बीच की जो संवाद की कड़ी थी वो समाप्त हो गई, जिसका कारण जो है अभी मैं सुमगढ़ का आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि वहाँ लगभग 1500 की जनसंख्या है और वहाँ पर अभी 4th फेज में जो है सड़क जो है प्रस्तावित है, और ये सड़क भी आपकी अभी लगभग 4th फेज के अंदर है। शासन में इसके निर्माण की जो कार्रवाई है वो गतिमान है। देखिए 15 दिसंबर 2019 को मौजूदा कपकोट के विधायक, ब्लॉक प्रमुख, वहां के जिला पंचायत सदस्य जो वर्तमान में भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं,
उनके माध्यम से फीता काट करके मशीन की 4 क्रॉस लगा करके गांव वालों को ये कहा जाता है कि अब जो है आपके गांव में रोड आ रही है। आज पूरे 7 साल हो चुके हैं जहां जो रोड बन करके तैयार हो करके लोग उसमें चलने चाहिए थे, आज लोगों को पैदल मार्च करके जिलाधिकारी कार्यालय आना पड़ रहा है। बड़ा दुर्भाग्य है। जहां जो सैनिक जो जवान रिटायरमेंट आकर के घर में अपने खेतीबाड़ी का काम करते वो लोग लगातार क्रमिक अनशन में। फुलवाड़ी, फुलचौड़ा और ये थालीधार की जो रोड का जो मामला है, पिछले 1 महीने से क्रमिक अनशन में लोग बैठे हैं। जब पिछले 1 महीने से कोई भी कार्रवाई इस पर नहीं हुई तो तब जाकर के लोगों का गुस्सा फूटा और आज जिलाधिकारी कार्यालय की तरफ उन्होंने जो है कूच किया है। देखिए, फुलवाड़ी के जो ग्रामवासी हैं वो काफ़ी समय से इस आंदोलन में आंदोलनरत हैं और कल हमारी जो मुलाकात हुई थी उस दौरान भी उनके द्वारा ये प्रकरण उठाया गया, बार-बार उठाया जा रहा है। तो इसमें मैं सभी को अवगत कराना चाहूँगी कि वर्तमान में पीएमजीएसवाई के तहत उनके जो फुलवाड़ी ग्राम है उसकी सड़क का प्रस्ताव भारत सरकार तक पहुँच गया है और विभाग का भी पूरा प्रयास है कि भारत सरकार के स्तर पर इसको हम लोग परजू करके जल्द से जल्द शीघ्र सैंक्शन करवा पाएँ। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र का जो वन का प्रस्ताव है, फॉरेस्ट क्लियरेंस का प्रस्ताव है, उसको भी लगातार फॉलो अप किया जा रहा है और लेटेस्ट उसमें ये है कि उसको नोडल की तरफ से शासन में भेज दिया गया है। आगे बढ़ लेते हैं। अब आपको बताएं, जो देहरादून में एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। अब तक की बात करें तो अब तक 11,90,000 मतदाताओं की मैपिंग हो चुकी है और वहीं आंकड़ों में अंतर के चलते 5,47,000 मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें से करीब 3,95,000 मामलों की सुनवाई भी पूरी हो चुकी है। खास बात यह रही कि यूपी और उत्तराखंड दोनों ही राज्यों की मतदाता सूची में दर्ज 96,187 मतदाताओं का भी सत्यापन किया जाएगा। तो वहीं उत्तराखंड की मातृशक्ति अब लखपति दीदी से करोड़पति बनने की ओर बढ़ रही है। रुद्रपुर में मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया, जिसमें सैकड़ों महिला उद्यमियों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की 39 महिला उद्यमियों को सम्मानित किया, जिनमें उधम सिंह नगर की 3 महिलाएं भी शामिल रहीं। योजना के अनुसार अब तक 13,000 से ज़्यादा उद्यमियों को सहयोग और 8,000 से ज़्यादा महिलाओं को उद्यमिता से जोड़ा जा चुका है। पूरी परिकल्पना से जो आज हम लोगों ने रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर के लिए ये रथ जो हम लोगों ने किया है, ये अवेयरनेस का पूरा काम करेगी। इसमें एलईडी स्क्रीन भी लगा है और ये 7 ब्लॉक में हमारे जाएगी। 7 विकास खंडों में महिलाओं के बीच में कैसे बिजनेस प्लान बनाना है, कैसे उनको मान लीजिए कोई अगर किसी संस्था से उनको वो लेनी है, अनुमति लेनी है या किसी संस्था से उनको एफिलिएशन सीख करना है, तो वो सभी के लिए उनको जानकारी देगा, उनकी मदद करेगा और उनकी जो भी दिक्कतें होंगी उनको वहीं पे जाकर स्पॉट पे जाकर सुलझाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं सभी जो हमारी महिलाएं हैं जो ऐसे जिम मूवमेंट से जुड़ी हुई हैं, लखपति दीदियाँ जो हमारे जनपद में हैं, उनको अपनी समस्याओं को अपनी ही जगह पे उनको सोल्यूशन मिलेगा। चंपावत से खबर है। चंपावत में मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य के साथ आईईसी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आपको ये बताएं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून से वर्चुअली इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए दिखाई दिए। ये वैन 27 अगस्त तक जिले के गाँव और दूरस्थ इलाकों में पहुंचेगी, जहाँ युवाओं, महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को स्वरोजगार प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, वित्तीय मदद और बाजार से जुड़ाव की जानकारी दी जाएगी। इसी दरमियान महिला उद्यमियों को सम्मानित भी किया गया और 8 उद्यमियों को सब्सिडी के चेक भी सौंपे गए। चंपावत में ये फ्लैग ऑफ किया गया। इसमें माननीय जो है सभी हमारी माननीय उपस्थित यहाँ पे, जिलाधिकारी महोदय उपस्थित थे, मुख्य विकास अधिकारी उपस्थित थे। आज ये फ्लैग ऑफ यहाँ से किया गया। तो ये मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना की जो आईसी वैन है, ये वैन हमारी जो है यहाँ से रवाना हो गई है। ये 7 दिनों का कार्यक्रम रहेगा। ये पूरे जो है जनपद में विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे और जो है चौपाल का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तृत से जानकारी दी जाएगी, चाहे ग्रामीण विकास की योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना हो, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, मनरेगा है, सारी योजनाओं के बारे में विस्तार से लोगों को बताया जाएगा और लोगों को मौके पर ही जो है यहाँ पर लाभ मिल जाए, प्रयास किया जाएगा। हमारी जो उत्तराखंड सरकार है, इसके द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना चलाई जा रही है, जिसको पहले आरबीआई भी कहा जाता था, रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर। तो इसके अंतर्गत चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है,
जिसमें जो हमारे आरबीआई के अंतर्गत जो भी लाभ हमारी महिला समूहों को या जो स्थानीय ग्रामीण हैं उनको दिए जाते हैं, उसके बारे में प्रचार प्रसार के संबंध में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 21 से 27 तक इसका आयोजन होना है। इसमें प्रचार प्रसार के तहत जो आईईसी वैन है वो हमारी सभी गांवों के भ्रमण करेगी और वहाँ पर लोगों को जागरूक करेगी कि इस योजना के अंतर्गत हम कौन कौन से लाभ देते हैं और किस प्रकार से वो इसके लाभ ले सकते हैं। इस समूह से बहुत फायदा मिला, जिससे कि हमें बहुत हिम्मत दिवाई। हमें लोन का फायदा मिला, जिससे मैंने 1.5 लाख का लोन उठाया। इससे मैं गायें पाली और मेरे गायें से पालने से मैंने और लोगों को भी अपने साथ जोड़ा, जिससे उन्होंने दूध उत्पादन किया। इससे एक महिला ने 2-2, 3-3 गायें पाली, जिससे उनकी आमदनी बहुत अच्छी बढ़ी और उससे मेरी भी आमदनी बढ़ी है, जिससे मेरे को महीने का 30,000-35,000 बचत हो जाती है और जिससे मेरा घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी चल रही है। जिससे मैं इस समूह का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिसने ये समूह बनाया और मुझे जोड़ा और मेरे को आगे बढ़ने की हिम्मत दी। और इससे मेरे को इतना आगे बढ़ने का कोशिश होनी चाहिए कि मैं अभी 1 लाख के ऊपर जा रही हूँ, अब मैं इसको करोड़ों में जाने की भावना करना चाहती हूँ। ये महिला उद्यमियों के लिए जो बना हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री की, हमारे मुख्यमंत्री जी की बहुत ही अच्छी जो योजना चल रही है, लखपति दीदी योजना, उसके लिए एनआरएलएम का जो चल रहा था कार्यक्रम, उसका एक सरल जो लोग समझ सकें, लोगों के लिए आगे बढ़ाने के लिए कैसे और अच्छा कार्य कर सकें, उनके बीच में आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब लोगों को जो है वर्चुअली, हम लोग भी जुड़े थे यहाँ से, बहुत अच्छा इसमें एक संदेश दिया है। और महिलाएं इसमें जो बढ़ चढ़ के हमारे मातृशक्ति इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, जो आगे आ रही हैं धीरे धीरे। अभी लखपति योजना अभी माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि वो धीरे धीरे जो लोग जो है आगे बढ़ा रहे हैं अपनी योजनाओं को। कालाढूंगी के चकलुवा में कुमाऊं की लोक संस्कृति का रंग दिखाई दिया। यहाँ पर दरअसल पारंपरिक लोक पर्व सातु आठू आस्था और उल्लास के साथ मनाया गया। दरअसल भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना के बाद महिलाओं और पुरुषों ने पारंपरिक वेशभूषा में झोड़ा चांचरी की प्रस्तुतियां पेश की। ढोल नगाड़ों की थाप और लोकगीतों के बीच पूरा माहौल कुमाऊनी संस्कृति के रंग में रंगा हुआ दिखाई दिया। और सामाजिक जो संस्कृति है उसको जीवंत रखने के लिए इस चीज़ को फिलहाल मनाया जाता है। कारण वही है, जैसे उन्होंने बताया कि माता गौरी मतलब पार्वती जी जब रूठ के मायके जाती हैं तो उस गांव वाले सारे उनको बहन की तरह मानते हैं। और दूसरे दिन शिव जी का आह्वान किया जाता है, शिव जी आते हैं इनको मनाने के लिए। तो 5-7 दिन गांव में रह करके इसी उल्लास में शिव जी को भीना बोलते हैं और गौरा को दीदी। दीदी और भीना के नाम से प्रसिद्ध ये त्यौहार काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसके अंदर पूरे गांव के बूढ़े बच्चे सब शामिल होते हैं। देहरादून से खबर है। देहरादून के पटेल नगर में फायरिंग और मारपीट के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुराने विवाद को लेकर दोनों पक्षों में लाठी डंडों से मारपीट और फायरिंग हुई थी और जिसमें एक युवक भी घायल हुआ था। पुलिस ने दोनों पक्षों के 11 नामजद समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। तो वहीं फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी है। एसएसपी ने भी साफ कर दिया कि सार्वजनिक जगहों पर हिंसा और हुड़दंग कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इधर देहरादून के पटेल नगर में फायरिंग की घटना के बाद अब सियासत भी गर्मा गई है। दरअसल कांग्रेस ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान उठाते हुए सरकार को जमकर घेरा। कांग्रेस का सीधे तौर पर आरोप है कि अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। तो वहीं बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए फायरिंग को व्यक्तिगत दुश्मनी का मामला बताया और बीजेपी का ये साफ कहना है कि पुलिस कार्रवाई कर रही है और कानून हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस के आला अधिकारियों की अगर मैं बात करूं, वो सरकार के हितों को साधने में व्यवस्थित रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, तो इस तरीके की घटनाएं आम है। इन 9.5 सालों में आपने इस प्रदेश को जो है माफियाओं का प्रदेश बना के रख दिया। यहाँ पर गैंग वॉर हो रही है, इससे बड़ी शर्म की क्या बात है। महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। एक बुजुर्ग महिला के साथ एक बड़ा फेमस और पॉश एरिया वसंत विहार कहा जाता है, जहाँ बड़े नेता मंत्री तक रहने का कार्य करते हैं, वहां पर दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग
स्ट्रोक हो जाती है, उस महिला की मदद के लिए कोई नहीं आता और 2 दिन बाद जो है पुलिस प्रशासन जागता है। तो जब आप सरकारी अधिकारियों को, पुलिस प्रशासन को अपने हितों को साधने में लगा देंगे तो वो अपने कार्य के प्रति जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, क्योंकि उनकी जवाबदेही नहीं होगी, आप उनसे जवाब और सवाल नहीं कर सकते। देखिए, किसी की व्यक्तिगत दुश्मनी हो, कोई व्यक्तिगत आपस में जो है लड़ रहा हो कहीं सड़क के किनारे में, पहले उनकी दोस्ती हो और दोस्ती के बाद उनकी अचानक दुश्मनी हो जाए, इसमें कानून की व्यवस्था में कहाँ पर प्रश्न चिन्ह आता है भाई? कानून पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले ये नहीं देख रहे हैं कि जो लोग व्यक्तिगत तौर पर पहले दोस्त रहते हैं और फिर उसके बाद दुश्मनी हो जाती है, इस तरह के लोगों को कानून आड़े हाथों लेने का काम करता है। और मुझे लगता है कि अगर सार्वजनिक प्लेस पर इस तरह की हरकतें होती हैं, गोली चलती है या किसी के भी साथ हाथापाई होती है, तो कानून इसमें अपना सख्ताई से पालन करता है और ऐसे लोगों को पकड़ने का काम भी करता है। उसके बावजूद भी कानून में जितने भी हमारा पुलिस प्रशासन है, जितना भी अमला है, संसाधन है, वो लगातार लोगों की मदद करती है। तो वहीं उधम सिंह नगर के काशीपुर में 18 साल की छात्रा का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। दरअसल रामनगर रोड पर सड़क किनारे छात्रा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ। पुलिस और परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है, तो वहीं फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत और साक्ष्य भी जुटा लिए हैं। परिजनों के मुताबिक छात्रा को मॉडलिंग का झांसा देकर एक युवक उसके संपर्क में आया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है और संदिग्ध युवक समेत सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। मेरे पापा को मार दिए। आज से मैं पीछे पड़ी थी, मॉडलिंग करवाऊंगी, ये करूंगी, सबको बात उसको बुरी लगती, घर में बहुत झगड़ा करती थी उसके लिए। सूचना आई एक पासरबाई के द्वारा, जो रास्ते से गुजर रहा था राहगीर, उसके द्वारा एक युवती का शव पड़े होने की सड़क के किनारे सूचना दी गई। इस सूचना पर तत्काल वहां मैं सीओ इंस्पेक्टर साहिबान और अन्य चौकी इंचार्ज साहिबान, महिला सब इंस्पेक्टर तत्काल वहां पहुंचे। घटना स्थल पर पड़े शव की पड़ताल की गई। प्रथम दृष्टया उक्त युवती की हत्या की गई है और इस संबंध में सभी संभावित पहलुओं से उनके परिजनों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी, तो सभी संभावित पहलुओं से जानकारी करके उनके परिजनों को सूचना दी गई और अब उनसे तहरीर प्राप्त कर सभी संभावित पहलुओं से घटना की जांच की जा रही है। हल्द्वानी के गोरा पड़ाव में लाखों की लूट से सनसनी मच गई। दरअसल हथियारबंद 10 से ज़्यादा बदमाशों ने एक ऑफिस में जुआ खेल रहे लोगों को निशाना बना लिया और करीब 8 लाख रुपए, सोने की चेन, अंगूठियां और करीब 12 मोबाइल फ़ोन लूटकर वो फरार हो गए। बदमाश सीसीटीवी की डीवीआर भी अपने साथ लेकर फरार हो गए। पुलिस ने 4 टीमें गठित कर जाँच पड़ताल शुरू कर दी है और जल्द खुलासे का दावा किया गया है। एक गंभीर अपराध घटित हुआ है, जहां पर कुछ लोग जो है कुछ खेल खेलने इकट्ठा हुए थे और स्थानीय लोग थे हल्द्वानी कोतवाली के क्षेत्र का और आसपास की जगह का। तो उनके पास जो है बाहर से कुछ लोग आते हैं, पहले नकाब पहन के आते हैं और नकाब पहन के एंट्री मारते हैं और उसके बाद अपने आप को एसओजी बोल के उनको डरा धमका के वहाँ के पैसा और चेन और कुछ फोन्स लूट के ले जाते हैं। तो काफी एक गंभीर वारदात है। ये घटना को बेहद गंभीरता से लेते हुए डकैती में हमने मुकदमा पंजीकृत किया है। अपराध को हमने एक चैलेंज की तरह भी ले रहे हैं और गंभीरता से लेते हुए इसका सफल अनावरण, तकनीकी साक्ष्य का एकत्रीकरण और अभियुक्तों का धरपकड़ एवं अग्रिम कार्रवाई के लिए हमने एक विशेष टीम का गठन भी किया है। विभिन्न लीड्स को परस्यू किया जा रहा है। चमोली से खबर है। चमोली के ईरानी गांव से सड़क बंद होने की वजह से गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने की तस्वीर सामने आई है, जहां बारिश और लैंडस्लाइड के चलते गांव तक सड़क का संपर्क बाधित था और इसके बाद वाहन नहीं पहुंच सका। अब ऐसे में आशा कार्यकर्ता ने गर्भवती हिमा देवी को सहारा दिया और पैदल अस्पताल की ओर ले गई। ये तस्वीरें पहाड़ों में आपदा के दौरान ग्रामीणों के सामने आने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं की चुनौती को दर्शा रही हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं। गर्भवती महिला को आशा वर्कर की तरफ से, आशा महिला की तरफ से किस तरीके से सहारा देकर बाकायदा अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। बीच में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई सड़क नहीं है। यहाँ पर सड़क का संपर्क पूरी तरीके से टूट चुका है और ये जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, इसमें बड़ी चुनौतियों का सामना, स्वास्थ्य की चुनौतियाँ हों या रोज़मर्रा की चीज़ें हों, उनमें भी बड़ी चुनौतियों का सामना लोगों को करना पड़ता है।
इधर चंपावत में भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है। कानाकोट के पास एम्बुलेंस को पास देने के दौरान कार अनियंत्रित हो गई और अनियंत्रित होकर करीब 150 मीटर खाई में जा गिरी। इसमें हादसे में 2 विद्युत कर्मियों की मौत हुई है। ग्रामीणों ने खाई में उतरकर दोनों को बाहर निकाला, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। एक कानाकोट से लोहाघाट की तरफ एक ऑल्टो कार है जो है वो खाई में गिर गई है, इसमें कि 2 लोग घायल बताए गए थे। उसके बाद उनको 108 से यहाँ पे लोहाघाट अस्पताल लाया गया, तो उनके देखने से और ECG करने से पता चला कि वो दोनों ही ब्रॉड डेड थे। दोनों के जैसे कि कागज़ चेक किए गए तो उसमें एक बबलू चौधरी हैं जिनकी उम्र 38 वर्ष है और वो चंपारण बिहार के बताए जा रहे हैं, और दूसरे जो हैं वो कमल बोरा हैं जो कि कानाकोट के बताए जा रहे हैं। दोनों ब्रॉड डेड हैं, हॉस्पिटल में आने से पहले उनकी डेथ हो गई थी। इधर देहरादून के विकास नगर से खबर है, जहां पर शक्ति नहर में गिरी कार को 3 दिन बाद बरामद किया गया, लेकिन कार सवार जो इस धूप की घड़ी में परिवार के साथ है और जल्दी रेस्क्यू हो जाए, सभी लोगों की यही इच्छा है। चमोली के नारायणबगर में आवारा और आक्रामक कुत्तों के बढ़ते आतंक को देखते हुए स्कूल बंद करने पर फैसला लिया गया। छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए मुख्य शिक्षा अधिकारी आकाश सारस्वत ने 20 से 23 अगस्त तक क्षेत्र के 10 स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने ये कदम बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया है। हरिद्वार से खबर है, जहां फूलगढ़ शिवगढ़ रोड पर गौवंश के अवशेष मिलने से तनाव की स्थिति बन गई है। घटना से नाराज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लक्सर हरिद्वार हाईवे पर सुल्तानपुर हनुमान चौक के पास धरना दिया और कार्रवाई की मांग की। जानकारी मिलने पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। लक्सर सीओ ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद स्थिति संभालने की कोशिश की गई। और चलिए फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। हिमालय की खूबसूरत वादियों में बसा